हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो पॉलिटी की सीरीज में हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे थे, भाग 5 चल रहा है। राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे जो आर्टिकल्स हैं, हमने वो देख लिए, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सारे वैसे तो हमने सारे देख लिए, इंपॉर्टेंट क्या, क्योंकि राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो आर्टिकल है वो सारे कोई से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको सबको एक-एक अच्छे से आप देख लेना। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन-कौन सी हैं, इसके बारे में सारा कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है? तो एक तो देखो यहाँ पर मुझे एक तो कमेंट करके बताओ कि क्लासेस कैसी चल रही है? क्योंकि जो मैं आपका रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, है ना? जितने मुझे व्यूज़ दिख रहे हैं या फिर लोग शेयर कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा इंटरेस्ट शो हो रहा है। तो क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। तो एक बार आपको जैसा भी लग रहा है, जो भी आपका फीडबैक है, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए यहाँ पर कि आपको कैसा लग रहा है ना? जितना मैं देख रहा हूँ कि अगर इसको मैं पेड कोर्स में चलाता ना, अगर पैसे देकर ऐप में चलाता तो शायद वहाँ पर ज़्यादा लोग परचेज़ कर लेते। लेकिन यहाँ फ्री चला रहा हूँ तो वो वहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है ना? या तो ये है कि फ्री की कदर नहीं हो रही कि भई फ्री चल रहा है, तो ऐसे तो यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपका क्या मानना है इस पर एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? चलो एक बार इस बार हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों पर। देखो, राष्ट्रपति की इतनी सारी शक्तियाँ हम पढ़ने वाले हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। देखो, एक तो वैसे जब आप आरएस मेंस जैसे एग्ज़ाम में दे रहे हो, तब इस तरह से डिटेल में भी लिखना पड़ सकता है। सारी चीज़ें आपको अलग-अलग पता होना चाहिए। कार्यकारी शक्तियाँ कौन-सी है, विधायी शक्तियाँ कौन-सी है, वित्तीय शक्तियाँ। प्री एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल दे सकते हैं या फिर एक पावर्स बता सकते हैं। पूछा जा सकता है, ये किस शक्ति के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति की? विधायी शक्तियों में आती है, कार्यकारी में आती है, वित्तीय में आती है, न्यायिक में आती है। इस तरह से पूछा जा सकता है ना? तो आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए। देखो, वैसे तो क्या है कि ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से संविधान में जो हम पढ़ रहे हैं, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही लिखी हुई है। लेकिन हम सब जानते हैं, एक्चुअल में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। वास्तव में अपने विवेक से उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। लेकिन क्योंकि संविधान में उस राष्ट्रपति के नाम से ये सारी शक्तियाँ लिखी हुई है, इसलिए हमें राष्ट्रपति के नाम से ये सारी शक्तियाँ पढ़नी है। ये सारी शक्तियाँ संविधान में राष्ट्रपति के नाम से लिखी हुई है। लास्ट में जाकर एक आर्टिकल में लिख दिया कि इन सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब एक्चुअल में क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है, ब्रिटेन से हमने वो व्यवस्था ली है, तो यहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। राष्ट्रपति का औपचारिक शासक होता है और प्रधानमंत्री जो है वो शासन का वास्तविक प्रमुख होता है। तो सारी शक्तियाँ एक्चुअल में, ध्यान रखना, भले ही हम राष्ट्रपति के नाम से पढ़ रहे हैं, पर वो ये शक्तियाँ अपने विवेक से इस्तेमाल नहीं करता है। सारी की सारी शक्तियाँ वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखना जब भी मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। तो देखो, एक-एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों के बारे में। कार्यपालिका शक्तियाँ कह दो, कार्यकारी शक्तियाँ कह दो, एग्जीक्यूटिव पावर्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है? तो एक तो हमने सबसे पहले अनुच्छेद 53 में पढ़ा था कि अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होता है और भारत सरकार के सारे शासन संबंधी कार्य उसके नाम से ही किया जाता है। उसके नाम, उसके साइन और सील से ही सारे के सारे काम होते हैं। काम कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। लेकिन किसके नाम पर हो रहे हैं? ये नाम पर हो रहे हैं राष्ट्रपति। ये बिल्कुल सेम वैसा ही मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे हमारे भारतीय समाज में सामान्यतः ऐसा ही होता है। भारत में हमारे जो बड़ा संयुक्त परिवार होता है, वहां पर देखो क्या होता है, घर में दादाजी भी है, पिताजी भी है, सबको पिताजी भी है, माँ सब है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि घर में किसकी चलती है? हमारे घर में जब दादाजी भी है, पिताजी है, घर में किसकी चलती है? आप कहेंगे सर दादाजी है तो दादाजी की चलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। वास्तव में घर में उसकी चलती है जो घर में कमाऊ हो, है ना? जो कमा कर लाता है, उसके घर में चलती है। दादाजी भी है, पिताजी भी है, दादाजी अब रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पे आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अब पिताजी घर के, एक बार देखा जाए तो पिताजी अगर कमा कर ला रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हम भारत मैं भारतीय परिवार की बात कर रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग है, दादाजी है, तो हम ये कहते हैं कि भाई घर के मुखिया कौन है? घर के मुखिया दादाजी है, ठीक है? लेकिन आप बताओ कि वास्तव में घर के सारे डिसीजन कौन ले रहा है? घर के डिसीजन वो ले रहा है जो घर का एक कमाऊ सदस्य है, यानी हम कह सकते हैं कि पिताजी वास्तव में सारे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन हाँ, डिसीजन लेने से पहले वो एक बार दादाजी से पूछते जरूर है। अब दादाजी को पता है कि करना तो इनको मन का, अपने मन का करना है ना? लेकिन पूछ रहे हैं क्योंकि देखो सम्मान, तो दादाजी भी नॉर्मली क्या होता है, कभी-कभी, मतलब ज्यादातर वो हर मामलों में सहमति दे भी देते हैं। उनको पता है भी करना तो इनके मन की। कभी-कभार ऐसा आ जाता है कि दादाजी किसी-किसी बात पर अड़ जाते हैं और फिर उनकी बात माननी भी पड़ती है। सेम राष्ट्रपति के केस में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम की शक्तियाँ या नाम के मुखिया राष्ट्रपति है, असली पावर वास्तव में प्रधानमंत्री के पास है। सारे डिसीजन वही लेते हैं, वही काम करते हैं। हाँ,
कुछ कुछ केस हो सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति अड़ जाए तो फिर वो काम नहीं होता है। वो आगे हम वीटो पावर्स में देखेंगे भाई किन किन केसेस में राष्ट्रपति कुछ काम रोक सकता है। ठीक है, तो लगभग हम इस तरह की स्थिति को देख सकते हैं। वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास ही होती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो, वह कार्यपालिका से संबंधित सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करती है। सरकार में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है। अब देखो, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर कि एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी नियुक्तियां कर कौन रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर कर रहा है? प्रधानमंत्री। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन करता है। देखो, यहां तो लिखा हुआ प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन भी करता है। तो बताओ, क्या प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा से नियुक्ति कर रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल ने चुना, उसको नियुक्त करना ही होता है। ठीक है, अब जो सरकार चाहेगी, प्रधानमंत्री की सलाह, जो ये मंत्रिपरिषद गठित हुए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो सारी नियुक्तियां करता है, अपनी इच्छा से कोई भी नियुक्ति वो नहीं करता है। आगे देखते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, राज्यों के लिए राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र है तो किसी में उपराज्यपाल है, किसी में प्रशासक होते हैं, किसी में आयुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, फिर से मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य, महान्यायवादी, इन सब की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आयोग और उनकी नियुक्ति और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? इसका मतलब जितने भी आयोग है, जितनी भी संस्था है, जितनी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, उन सबके जो अध्यक्ष है, सदस्य हैं, उन सबकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति ही कर रहा है। केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर राज्य परिषद, यहां से आर्टिकल याद रख लेना, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है 263, ये आर्टिकल आप याद रख लेना। अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 263। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में कई बार आरएस जैसे एग्जाम में, आईएएस जैसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा देखो, कार्यकारी शक्तियों में विशेष नहीं, ज्यादातर हम नियुक्तियां जो करते हैं उसके नाम से, तो वो हमें चीजें देखनी है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये भी बात लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति करता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्य और विधायिकाओं के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी की मांग किससे कर सकता है? प्रधानमंत्री से कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन, रिपोर्ट भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिखा गया हो या उसके द्वारा निर्णय ले गया हो, लेकिन मंत्री परिषद ने अभी इसका अनुमोदन नहीं किया है, ऐसे निर्णयों की मांग वो राष्ट्रपति से कर सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य में आता है 78 में। प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो ऐसी सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। राष्ट्रपति द्वारा स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे संभालता है। सीधे कैसे संभालता है? केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं, ठीक है, उस पर वो प्रशासक नियुक्ति करता है। तो एक्चुअल में प्रशासक नियंत्रण तो वास्तव में प्रशासक ही करता है, वो ही देखता है, पर वो राष्ट्रपति के नाम पर देखता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सीधे संभालने का मतलब है कि वो उसके नाम से सारे काम हो रहे हैं, एक्चुअल में कार्य वही करता है। अब देखो, ये जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं ना, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक एक जो आर्टिकल बताने वाला हूं ना, उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहां से सबसे राष्ट्रपति से संबंधित जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो इन आर्टिकल को अच्छे से देख लेना। जो मैं बात बता रहा हूं वो अच्छे से देख लेना, यहां से सवाल डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। सबसे यहां पर देखो, ये पहला ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 कितनी ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। सवाल यहां से, एक तो अनुच्छेद 85 संसद का सत्र आहूत करना कहां पर लिखा हुआ? अनुच्छेद 85 में। दूसरा सवाल पूछेगा, संसद का सत्र आहूत कौन करता? आहूत का मतलब है जैसे संसद को बुलाना, जैसे अभी मान लो कि संसद चल रही है अभी, ठीक है ना, तो संसद अगर चल रही है तो संसद को भाई आज से सेशन स्टार्ट होगा, ये बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो संसद के सत्र को आहूत कराए, वो डेट तय करता है इस तारीख से होना चाहिए। फिर ज्यादातर ये सरकार से सलाह करके ही तय किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब है कि संसद का कार्यकाल जो मान लो 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने जितने भी चल रही है वो पूरा होने के बाद अब लास्ट सेशन है, आज उसको खत्म करना, वापस अगले सेशन मिलेंगे, तो आज लास्ट डेट है, अब हम इसका सत्रावसान करते हैं, यानी इस सेशन को हम अगले सेशन तक के लिए समाप्त करते हैं, उसको बोलते हैं सत्रावसान। अनिश्चित काल के लिए उसको एक तरह से स्थगित है। ठीक है,
और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ये कहां लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 85 में लिखा है। अब यहां से कंफ्यूजन वाला सवाल आता है। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, आपको कथन में पूछा जाएगा, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। हमें लगता है सही, तो सर ने तो बताया था अनुच्छेद 85 में भंग होता है। ध्यान रखना, मैंने अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग कर सकता है ऐसा बताया, यह नहीं बताया कि अनुच्छेद 85 में संसद को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं करता है, लोकसभा को भंग करता है। संसद में तो राज्यसभा भी आती है। तो अधिकांश जो कंफ्यूजन वाला सवाल आता है वो ये आता है कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। संसद को भंग नहीं करता है, किसको भंग करता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। तथा नई लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना भी जारी करता है। बताओ, लोकसभा के चुनाव जो होने वाले कोई भी होते हैं उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गई? एक लाइन में देखो, यहां पर एक पॉइंट जो हमने लिखा है इसमें इतने सारे सवाल बनते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है, वो मैंने नोट डालकर लिखा है। लोकसभा के सत्र को स्थगित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान देना, लोकसभा या संसद का सत्र आहूत कौन करता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन जो संसद के सत्र चलते हैं, लोकसभा के सत्र जो चलते हैं, संसद के भी कह दो, संसद के सत्र जो करते हैं, उनके जो चेयरपर्सन होते हैं, अगर लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति। सत्र को स्थगित करना ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब स्थगित करना क्या होता है? देखो वापस देखते हैं, आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सत्र को स्थगित करने का, सत्र का स्थगित करने का मतलब है, देखो आपने संसद बुला लिए, अब रोज सेशन होंगे, रोज बैठक होगी। जो रोज की बैठक जो होती है, भाई आज की बैठक आज हम यही समाप्त करते हैं, कल वापस शुरू करेंगे। रोज की जो बैठक हो ना, उसको स्थगित करना वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, वो राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति शुरुआत करेगा और लास्ट में समाप्त करेगा। रोज की जो क्लासेस चलती है ना, वो स्थगित करना, क्लासेस का मतलब हम बैठक की बात करें ना, तो उसी को इसी तरह समझ लेना कि जैसे मान लो कि स्कूल में एक तरह से हम बात करें, सेशन शुरू हो रहा है, तब प्रिंसिपल ने कहा भी आज से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। फिर रोज की क्लासेस जो होगी वो टीचर डिसाइड करे आज की क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से अब यहाँ पर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो स्थगित करता है, स्थगित करने का काम राष्ट्रपति नहीं करता। तो इसको भी समझ लेना। यहाँ पर आता है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र आहूत करता है, लोकसभा का सत्र स्थगित करता है, लोकसभा का सत्र सत्रावसान करता है। नहीं, कथन गलत हो जाएगा, स्थगित नहीं करता, केवल आहूत और सत्रावसान करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, आर्टिकल 87 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, आरएस में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद, जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा, अभी नया चुनाव हुआ, चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, साल का जो पहला अधिवेशन होता है, उसको संयुक्त रूप से संबोधित करता है। इसमें जो आरएस में सवाल पूछा गया उसमें था कि किस तरह से संयुक्त बैठक या संयुक्त, तो उसमें एक शब्द आता है एक साथ संवेद। एक साथ संवेद, ये हिंदी में शब्द आया था, याद भी रख लेना। एक साथ संवेद यानी दोनों सदनों को एक साथ, जो जॉइंट सेशन है ना, उसको इस तरह से वर्ड में लिखा गया, एक साथ संवेद। इस तरह से आप याद रख लेना इसको। ठीक है, क्लियर? तथा साथ ही अनुच्छेद 108, अब ध्यान रखना दो अलग अलग आर्टिकल है, एक अनुच्छेद 87 की बात कर रहा हूं, एक अनुच्छेद 108 के तहत कर रहा हूं। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब आपके सामने दो सवाल है, एक तो यहां पर ज्वाइंट सेशन हो रहा है अनुच्छेद 87 के तहत, एक ज्वाइंट सेशन हो रहा है अनुच्छेद 108 के तहत। अब दोनों को समझना, हर साल अनुच्छेद 87 के तहत हर साल, हर नई साल में जो पहला सेशन होगा वो, और हर बार नए चुनाव के बाद जो पहला सेशन होगा वो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, वो अनुच्छेद 87 के तहत बुलाता है। लेकिन अगर किसी विधेयक पर, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य मतभेद हो जाता है, एक सदन पास कर रहा है, दूसरा सदन पास नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोनों सदनों का, वो अनुच्छेद 108 होता है। और अनुच्छेद 108 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा चुका है, पूछा और आगे जा सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, कब? साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर। ध्यान देना, ये साधारण विधेयक पर ही लागू होता है, संविधान संशोधन पर नहीं बुला सकते हैं, धन विधेयक पर बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ये सिर्फ साधारण विधेयक पर लागू होता है, बाकी पर लागू नहीं होता है। अब
ये हम संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं। जो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ आ गए। अब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि देखो लोकसभा के भी अध्यक्ष है, राज्यसभा की सभापति है। जब दोनों साथ में आएगा तब तो व्यक्ति तो एक ही बैठेगा, राज्यसभा का सभापति बैठेगा या लोकसभा का अध्यक्ष बैठेगा। तो ध्यान देना, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है वो भी नहीं करता, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक तो अगर सारी पावर लोकसभा के पास होती है, इसलिए इसमें संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, बुलाया नहीं जा सकता। और संविधान संशोधन क्योंकि बहुत बड़ा विधेयक है, इस पर संविधान संशोधन करके कह दिया गया कि इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। दोनों सदनों से अलग अलग ये विधेयक पारित होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं लोकसभा की पावर बढ़ जाती है और आसानी से पास भी कराया जा सकता है। पर संविधान संशोधन कराना इतना आसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं रखा गया। अब सवाल आता है, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब तक 3 बार, केवल अब तक के इतिहास में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग हमारे जो 77 साल हो गए, 77 साल में अब तक केवल 3 बार ऐसे मौके आए जब साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। आपके मन में आ रहा होगा सर मतभेद तो कई बार होते हैं, बिल्कुल मतभेद दोनों सदनों में कई बार होता है, पर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उसको पास कराना अब तक सिर्फ 3 बार हुआ है, बाकी यहाँ पर नहीं हुआ है। कौन कौन से में देखते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। पहली बार बुलाएगा दहेज निरोधक विधेयक 1961। दहेज निरोधक कानून बना था, प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम राष्ट्रपति के टॉपिक वैसे आगे और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये अधिवेशन बुलाया था, राष्ट्रपति तो वही है, संयुक्त अधिवेशन तो वही बुलाएंगे। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दहेज निरोधक विधेयक, देखो दोनों में दोनों सदन थे, लोकसभा राज्यसभा, बड़ा मतभेद हुआ था। दहेज, देखो भारतीय समाज में अभी आपको पता है कि दहेज के खिलाफ हमारे यहाँ पर कानून बना हुआ है, पहले नहीं था। हिंदू समाज का मतलब हिंदू भारतीय समाज जो है, हिंदू समाज में दहेज एक सामान्य प्रथा रही है, शादी विवाह में दहेज लेना देना। और मान्यता ये थी कि भाई बेटी जब ससुराल जाती है उसको उस समय, आज तो पिता की संपत्ति में बेटी को हिस्सा मिलता है, उस समय नहीं मिलता। तो प्राचीन काल से ये व्यवस्था चली आ रही कि जब बेटी जाती है तो उसको दहेज देकर विदा करते हैं, फिर मायरा वगैरह भरना और ये सारे सिस्टम रहते हैं। तो दहेज क्या है, तरह का एक तरह से लीगल सिस्टम की तरह था, लेकिन क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक तरह से सामाजिक बुराई बन गई थी धीरे धीरे, ये दहेज है ना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना सारा, तो उसके लिए कानून बनाना जरूर हो गया था। लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में भी ऐसे बहुत सारे लोग जो थे कि भाई इस दहेज को जो है, आप दहेज के विरुद्ध कानून नहीं बनाना चाहिए। मुझे बताइए कि कानून 1961 में बन गया था, आज भी पालन होता है क्या? लोग आज मतलब ऐसा होता है कि लोग दहेज ले रहे तो सजा हो रही है? नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है, ठीक है। लोग अभी भी बड़े धूमधाम से दहेज वगैरह सारी चीजें लेते हैं और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दहेज कानून चल रहा है, न गवर्नमेंट इतना एक्शन लेती है। लोगों का वहां पर जो लोकसभा राज्यसभा में लोगों का मानना था भी इस तरह का कानून बनाकर आप कितने लोगों को बस ऐसे, क्योंकि कानून बनने का मतलब कोई करेगा तो अपराधी बन जाएगा। अब लोग ये सामाजिक चीजें प्रथा है जो एकदम से छूटेगी नहीं। आप कितने लोगों को आज इस कानून के तहत अपराधी बना दोगे? ठीक है, मुझे बताओ कि आज जो भी दहेज ले रहा है वो सब एक तरह से अपराधी है, ठीक है ना। तो अपराधी तो बना दिया, अपराधी इसलिए बन गया क्योंकि कानून है, ठीक है। तो इस कानून के बहुत सारे लोग विरोध में थे कि भाई इसको इतनी मतलब इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता, पहले सोशल अवेयरनेस जरूरी है, धीरे धीरे इसको लागू किया जाना चाहिए। तो काफी लोग विरोध में थे, दोनों सदनों में बहुत मतभेद था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोच रखा था इसको पारित करवाना है, उन्होंने संयुक्त अधिवेशन बुलवाया और इसको पारित करवा लिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे वो खुद सहमत नहीं थे कि ये कानून पास होना चाहिए, लेकिन दोनों सदनों का अधिवेशन, क्योंकि मैंने बताया राष्ट्रपति को एक तरह से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है, ठीक है। अधिवेशन बुलाया और कानून पास हो गया। इसके अलावा था बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित विधेयक था 1978 में, है ना। प्रधानमंत्री जो है श्री मोरारजी देसाई थे और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो ये बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित एक विधेयक था 1978 में, ये पास कराया गया था। एक आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा एक्ट, जो जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट 2002 में, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें भी काफी विरोध हुआ था दोनों सदनों के मध्य, और राष्ट्रपति थे डॉक्टर के आर नारायणन, डॉक्टर के आर नारायण। हालांकि हम आगे इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था नीलम संजीव
डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ये हमारे राष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तीनों याद रखना है क्योंकि 3 बार पूछा जाता है। कब कब बुलाया जाता है, तीनों का पूछा जा सकता है। 1961 में, 1978 में और 2002 में। प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं अलग अलग आर्टिकल। अनुच्छेद 80(1), 80 के भी अलग अलग पार्ट है। 80(1) में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को, है ना। 4 अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं, आगे और इसमें डिटेल में पढ़ेंगे जब हम राज्यसभा का टॉपिक पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में भी कर सकता है क्या, देखो हमने लिखा है अनुच्छेद 331 में ये बात लिखी हुई थी कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, कर सकता है। अब तो ये कर सकता था हो गया, क्यों, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान अब क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत करने का प्रावधान था। अब पिछले आप देखो कि अब तो ये तीसरी लोकसभा होने वाली है, कोई भी एंग्लो इंडियन को हमने नहीं किया और 104वां संविधान संशोधन करके इस प्रावधान को समाप्त भी कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 102 आप इसमें लिख सकते हैं। ये तो अभी आरएस परीक्षा में और मेंस में भी पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रख लेना कि संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, अनुच्छेद 102 के तहत राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या वो अपने विवेक से करता है, नहीं। यहां पर हम नहीं कहेंगे मंत्रिपरिषद, वो चुनाव आयोग के परामर्श पर ऐसा करता है। अनुच्छेद 102 में यहां पर ये बात लिखी हुई है। प्री और मेंस ध्यान देना, दोनों में पूछा गया सवाल है, सेम एक ही प्री और मेंस में दोनों ये सवाल यहां पर पूछ लिया गया। आगे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बन सकता है। विधायी, हम विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं, कोई भी विधान, कोई भी कानून तब तक नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून बन ही नहीं सकता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि पहले किसी सदन में रखा जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन कुछ विधेयक तो ऐसे है कि पहले ही अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति। कौन सी, जैसे संचित निधि से संबंधित व्यय, जैसे यानी बजट से संबंधित कुछ भी हो वो वाला, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित व्यय हो, ये सारे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। और ये धन विधेयक होते हैं। पूर्व अनुमति का मतलब है कि बाद में राष्ट्रपति को यहाँ पर देना ही देना है, पूर्व अनुमति ले ली जाती है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। सेम वही राज्यसभा में भी कर सकता है। सभापति और सभापति दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। ये ध्यान रख लेना, ये भी आता है। सीएजी की रिपोर्ट है, यूपीएससी की रिपोर्ट है, वित्त आयोग है, इन सब की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन रखवाता है, वो रखवाते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव में शांति विकास सुशासन के लिए विनियम कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा वीटो पावर देखते हैं, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं। एक तो एक सवाल पूछा है कि वीटो पावर का उल्लेख कहां पर मिलता है, वीटो शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, वीटो पावर का नहीं, हम कहेंगे कि वीटो शब्द का उल्लेख कहां मिलता है। अगर परीक्षा में ऐसा आता है वीटो शब्द का उल्लेख, अब देखो मैंने जब लिखा है वीटो तो मैंने इन्वर्टेड कोमा लिखा है। इन्वर्टेड कोमा का मतलब है कि स्पेशल इस शब्द की बात की जा रही है कि ये शब्द कहां लिखा हुआ। तो ध्यान देना, भारतीय संविधान में कहीं पर भी वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। ये वीटो शब्द जो है वो अमेरिका के संविधान में जरूर उल्लेख है, लेकिन भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। हालांकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये वीटो पावर्स की तरह ही है, वीटो पावर ही है। वीटो का मतलब होता है मना करना, रोक लगाना, तो वीटो पावर ही है, लेकिन हमने वीटो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है ना, तो वीटो शब्द का उल्लेख कहां हुआ है, तो यहां पर हमें लिखना है कि कहीं पर भी नहीं हुआ। सिंपल पूछे, ये इन्वर्टेड कोमा नहीं है, और सिंपल पूछे कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां कहां पर लिखी हुई है, तब हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 111। तो ये छोटी छोटी चीज आरएस जैसे एग्जाम में एक एक इन्वर्टेड कोमा से अर्थ बदल जाता है। इन्वर्टेड कोमा लगाने का मतलब स्पेशल उसी शब्द की बात हो रही है, तो वो शब्द तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल पूछ ले कि वीटो शक्तियां कहां पर उल्लेख है, अनुच्छेद 111 में। तो अनुच्छेद 111 क्या कहता है,
अनुच्छेद 111 का तहत संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 111 में वीटो पावर का भी उल्लेख है, लेकिन एक्चुअल में उल्लेख यह है कि जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो हमें पता है कि वो साइन कर देगा, वो विधेयक अनुमति दे देगा तो कानून बन जाएगा। फिर इसके अलावा क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यानी कि अनुमति नहीं देता है। तो पहला तो हो गया अनुमति दे देगा, कानून बन जाएगा। दूसरा है कि अनुमति देगा ही नहीं। तीसरा है एक बार पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकता है। तो यहां पर ये दोनों जो चीजें है ना, ये दोनों उसकी एक तरह की वीटो पावर। अब इस आधार पर कौन कौन सी वीटो पावर है वो हम देख लेते हैं। तो इस आधार पर राष्ट्रपति को एक तरह से तीन प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति को बात करें तो चार प्रकार की वीटो है। भारत के राष्ट्रपति को हम तीन प्रकार के वीटो पढ़ते हैं। पहला है अत्यंतिक वीटो, जिसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट यानी पूरी तरह से मना कर देना, ठीक है। क्या मतलब राष्ट्रपति के पास विधेयक गया, उसको मना कर देगा बिल्कुल कि नहीं, साइन नहीं करेंगे। किस केस में कर सकते हैं वो देखना। यदि कोई गैर सरकारी विधेयक, अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो ये है कि गैर सरकारी विधेयक। अब आपका सवाल आ गया सर गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री के अलावा किसी सदस्य ने रखा है, संसद के किसी मंत्री के अलावा किसी सदस्य ने, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, तो उस सरकार के जो मंत्री है अगर वो कोई विधेयक रख रहे हैं तो वो कहलाएगा सरकारी विधेयक। लेकिन कोई और सदस्य, भले ही वो एनडीए का सदस्य हो, बीजेपी का सदस्य हो या किसी और भी दल का सदस्य हो, लेकिन अगर वो मंत्री नहीं है तो वो सब क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी विधेयक। और गैर सरकारी विधेयक में इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है और राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है। यदि कोई गैर सरकारी विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने से मना कर सकता है। इसके अलावा यदि सरकारी विधेयक पर भी आ गया लेकिन उस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया हो और तथा नए मंत्रिमंडल ने, तो की बजाय इसमें हम लिख सकते हैं तथा नए मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति न देने की सलाह दी हो। अब देखो, एक मंत्रिमंडल था, उसने विधेयक पारित, एक सरकारी विधेयक रखा, वो भेजा राष्ट्रपति के पास, लेकिन तब तक मंत्रिमंडल एक तरह से भंग हो गई, ठीक है। तो अब मंत्रिमंडल भंग हो गई तो उसकी पावर रही नहीं, नई मंत्रिमंडल आ गई, नई मंत्रिमंडल ने कह दिया भाई आप इस पर साइन मत करो, तो अगर वो मना करता है तो भी वो मना कर सकता है। तो गैर सरकारी विधेयक, मेनली आप गैर सरकारी विधेयक वाला ध्यान में रखना। यदि गैर सरकारी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर मना कर सकता है। इस कंडीशन में मना कर सकता है। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में ये वाला ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है। आगे देखते हैं निलंबनकारी वीटो, जिसको हम कह सकते हैं सस्पेंसिव वीटो। यदि कोई सरकारी विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है, अब हम किसकी बात करें? सरकारी विधेयक, यानी किसी मंत्री के द्वारा वो विधेयक लाया गया है। अब क्योंकि मंत्री के द्वारा लाया गया, सरकार का मंत्री है, मतलब पावरफुल विधेयक है, पावरफुल विधेयक है, राष्ट्रपति मना तो नहीं कर सकता कि मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि आप पुनर्विचार कीजिए इस पे। किंतु यदि संसद उस विधेयक को पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ भी वापस साधारण बहुमत से भी पारित करके भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ध्यान रखना, सरकारी विधेयक है तो बहुत पावरफुल विधेयक है, राष्ट्रपति पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकता है, अत्यंतिक वीटो नहीं लगा सकता है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। लेकिन अगर संसद उस विधेयक को वापस भेज दे, चाहे संशोधन करके भेजे जो राष्ट्रपति ने कहा है, चाहे बिना संशोधन के भी भेजेगा, भाई हम संशोधन नहीं करेंगे, आपको साइन करना होगा, फिर करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्यों? एक तो हमने कहा पूर्व अनुमति ले ली जाती है, और धन विधेयक तो आप समझो बहुत पावरफुल विधेयक होता है, सारी पावर लोकसभा के पास होती है, न राज्यसभा के पास कोई पावर होती है, न राष्ट्रपति के पास कोई पावर होती है, इसको पारित करना ही होता है। अगर ये पारित नहीं होता इसका मतलब सरकार पावर में नहीं रही, सरकार को भी त्याग पत्र देना होता है, ठीक है। तो धन विधेयक तो बहुत पावरफुल होता है। तीसरी बात करता हूं जेबी वीटो, ये जेब से बना, पॉकेट है ना, तो इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है और न ही लौटाता है, बल्कि एक अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। और इस जेबी वीटो का आधार यह है कि संविधान में उसके समक्ष आए हुए कोई भी विधेयक पर कितने टाइम में डिसीजन लेना है, कितने टाइम में वापस लौटाना है, ये करना है, इसके लिए कोई समय समय नहीं दी हुई है, इसका प्रयोग करते हुए अपने जेब में रख लेता है। तो आप यहां पर कहेंगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरह से मनाही है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से मनाही है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? अगर उसने एक बार लौटा दिया है, देखो एक तो लौटा या नहीं, तो एक तो मना तो कर नहीं सकता, सरकारी विधेयक आया मना नहीं कर सकता मैं साइन नहीं करूंगा, ठीक है, अनुमति देने से मना नहीं कर सकता। दूसरा है कि एक बार वापस लौटा दे, अगर एक बार लौटा दिया है
और वापस आ गया फिर तो साइन करने के लिए बाध्य है, या तो साइन करो या राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दो, ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन जो अभी हमने बताई कि जेबी वीटो, फिर ना तो हाँ करना है ना ना करना है, ठीक है। ना तो आपको हाँ करना है कि मैं साइन कर दूंगा, नहीं ना करना है क्योंकि ना करने की स्थिति होती नहीं है, और आपको लौटाना भी नहीं है वापस। उस कंडीशन में एक तरह से क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए पड़ा होता है और वो वैसे भी रद्द हो जाता है, ठीक है। पर देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। प्रैक्टिकल बात यह है कि निलंबनकारी वीटो इसकी तो बहुत रेयर जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अभी, जो अपने एग्जाम में पूछा जाता है। पर अगर ये वाली कंडीशन भी होती है ना, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये भी बहुत सीरियस वाली बातें होती है। नॉर्मली ये होता है, भले ही किसी विधेयक पर विपक्ष कितना विरोध करे, देश में भी विरोध होता रहो, पर नॉर्मली होता ये है सामान्यतया कि जो विधेयक सरकारी विधेयक है उस पर राष्ट्रपति बिना कुछ कहे साइन कर लेता है। सामान्य स्थिति यही रहती है। बहुत रेयर कुछ कंडीशंस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेजा। आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। तो आपको लगता है पुनर्विचार में तो क्या फायदा है, सरकार वापस पारित करके भेज देगी और उसको फिर करना पड़ेगा। नहीं, राष्ट्रपति सामान्यतः जेबी वीटो का प्रयोग करने से बचते हैं। वो निलंबनकारी वीटो का कुछ प्रयोग भी हुआ है। ये कोई सामान्य घटना नहीं होती है। जब ये हो जाता है कि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति एक तरह से बहुत देश का मुखिया है, वो अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है तो सामान्य प्रैक्टिकल बात यही है कि सरकार वास्तव में उस पर पुनर्विचार करती है या फिर सरकार बैकफुट पर आ जाती है। सरकार उस बात को मानती है कि राष्ट्रपति भी अगर इसको वापस भेज रहे हैं, जो राष्ट्रपति तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार का ही व्यक्ति है, वो अगर वापस भेज रहे हैं, क्योंकि ऐसा केस बहुत 3 4 5 केसों में ऐसा तो देखने को मिला है कि राष्ट्रपति ने वापस भेजा और सरकार उसको वापस ले लिया। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि राष्ट्रपति ने इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। सरकार पर बहुत प्रेशर आता है, विपक्ष का हो चाहे देश का हो, और सरकार बैकफुट पर आती है। लेकिन रूल ये है कि अगर सरकार ने या संसद ने, हम एक्चुअल वर्ड तो है संसद, संसद ने उसको वापस पारित करके भेज दिया तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं जेबी वीटो, क्या इस तरह का कभी कोई यूज हुआ है? अब तक के इतिहास में सिर्फ एक बार इसका प्रयोग किया है एक राष्ट्रपति ने। कौन है, आगे हम एग्जांपल देखते हैं। अब तक एकमात्र राष्ट्रपति, और जहां पर भी एकमात्र है ना वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने 1986 में प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। 1986 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है, ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। नॉर्मली कभी नहीं करते, पर उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी। 1986 की बात, थोड़ा सा मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ। 1986 में ये था, देखो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नए नए प्रधानमंत्री, 2 साल हुए प्रधानमंत्री बने। ज्ञानी जेल सिंह बहुत सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, गृह मंत्री रह चुके थे इंदिरा गांधी के समय उनके, है ना। फिर बाद में उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, तो सीनियर लीडर। अब राजीव गांधी और ज्ञानी जेल सिंह जी के उस समय उनकी थोड़ी अच्छी बनती नहीं थी दोनों के बीच में, क्योंकि सरदार थे, है ना। उसी समय सिखों का जो है, आप देखो कि सिख नरसंहार हुआ था उस समय। तो उस बात को लेकर जो हमारे यहाँ पर दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, उस बात को लेकर ज्ञानी जेल सिंह बहुत नाराज थे राजीव गांधी से। बहुत दोनों के बीच में काफी टकरार चलती थी। तो ये एक मामला आया था, और हालांकि इसमें कुछ ऐसा था भी सही, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, उसमें एक ऐसी बात थी प्राइवेसी को लेकर, एक बात थी भाई सरकार के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो किसी की भी डाक को खोल कर देख सकता है, ये सरकार के पास अधिकार होना चाहिए, है ना। उसका मकसद कुछ और रहा होगा भी, सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए भी, कोई से भी ऐसी अनैतिक गतिविधि है कुछ भी हो, सरकार को देखने की पावर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला भी था, तो इस पर ये वाला आया था। तो देखो इसमें मना तो कर नहीं सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटाते तो भी एक संभावना थी कि वापस पारित भी हो जाए। यहां पर जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था, न तो उसको हाँ किया गया न उसको ना किया गया, और वो एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया और फिर उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। तो ये 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने एक बार जेबी वीटो का प्रयोग किया है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक आ गया तो उसको साइन करना ही होता है, ठीक है। ये संविधान संशोधन करके ये बात लिखी गई है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने ये 24वां 25वें सारे संविधान संशोधन किए थे, और राष्ट्रपति की पावर को थोड़ा सा सीमित किया था कि राष्ट्रपति किसी तरह से सरकार के काम को रोक नहीं सके। तो उन्होंने यहाँ पर उनको स्वीकृत करने के लिए बाध्य कर दिया संविधान संशोधन विधेयक को। तो इसके अलावा अनुच्छेद 200 के तहत राज्य की विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक वो किसके पास आता है, राज्यपाल। तो अनुच्छेद 200 के तहत वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। फिर इसके बाद एक आर्टिकल आ रहा था 201, देखो
इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी क्योंकि परीक्षा में आता है और कई बार इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। दो आर्टिकल बता रहा हूं, एक अनुच्छेद 200 और एक अनुच्छेद 201। 200 में क्या लिखा हुआ है? 200 है राज्यपाल से जुड़ा हुआ है कि राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। तो राज्यपाल के पास ये होता है कि वो भी अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, वापस लौटा सकता है। और उसके पास एक विकल्प और होता है, वो विकल्प ये होता है कि वो उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। कोई राज्य कोई ऐसा कानून पारित कर रहा है जिसमें केंद्र का हित से टकराव हो रहा है, तो उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास भेजता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है, वो अनुच्छेद 201 में लिखा हुआ है। राज्यपाल जो भेजेगा वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 200 में। राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? 201 में लिखा हुआ है। और यहां पर भी वो वापस लौटा सकता है, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ये सारे पावर इसमें अनुच्छेद 201 में लिखी हुई है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब मुझे बताओ, अध्यादेश जो जारी करते हैं वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार की विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 123 में ये बात लिखी है, 1 2 3, इसको याद रखना। राज्यपाल के लिए क्या आता है? 213। क्या आता है? 213। ये राज्यपाल के लिए आता है और ये किसके लिए आता है? राष्ट्रपति के लिए आता है। ठीक है, इसको याद आप रखना। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करना ये भी एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है, तो ये भी एक प्रकार की विधायी शक्ति है। संसद के सत्रावसान की अवधि में, सत्रावसान का मतलब क्या है? जब संसद नहीं चल रही, इसको हम विश्रांति काल भी कह सकते हैं संसद का, अथवा कोई एक भी सदन सत्र में नहीं हो। ध्यान देना, संसद का अगर एक सदन चल रहा है और दूसरा सदन नहीं चल रहा, तो भी कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता, क्योंकि कानून पारित करने के लिए दोनों सदन का चालू होना आवश्यक है। जब कानून पारित नहीं हो सकता है, उसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। तो कोई एक भी सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, ऐसा लगता है कि मौजूदा परिस्थिति ऐसे कि तत्काल कोई कार्यवाही आवश्यक है, तत्काल कोई कानून लाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान देना, ये अध्यादेश किसकी सलाह पर होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है, खुद अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है। तो देखो, उस कंडीशन में वो ला सकता है। पर नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जब सरकार को कोई ऐसा कानून लाना पड़ता है, जब संसद में पास कराना मुश्किल हो रहा है, अर्जेंटली लाना पड़ता है, तो संसद के खत्म होने का इंतजार करती है, खत्म होते ही राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करवा दिया जाता है। ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है ना। और उस अध्यादेश को कई कई सालों तक भी चलाया है। कैसे चलाया है वो भी देखते हैं। एक अध्यादेश का भी वही प्रभाव होता है जो एक अधिनियम का होता है। मतलब अध्यादेश आपने लागू कर दिया तो वो भी कानून के बराबर ही है, ठीक है। लेकिन अध्यादेश में अंतर यह है कि ये अल्पकालीन और अस्थायी होता है, क्योंकि जैसे ही संसद का सत्र वापस चालू होगा उसमें उसको पारित कराना पड़ेगा। अगर पारित नहीं होता है तो वो रद्द हो जाएगा। क्लियर है? सरकार ने कैसे चलाया, संसद का सत्र लागू हुआ, उसको पारित कराने की कोशिश की गई, पारित नहीं हुआ, पारित नहीं होने से अध्यादेश रद्द हो गया। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र वापस समाप्त हुआ, फिर से अध्यादेश जारी कर दिया, है ना। कृषि कानून को ऐसे काफी लंबे टाइम तक चलाया भी गया था संसद। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है कि एक अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, अध्यादेश कितने टाइम तक रह सकता है कोई भी राष्ट्रपति। तो सही उत्तर यह लिखा हुआ है कि संसद के सत्र प्रारंभ होने पर, सत्र चालू हो गया, अध्यादेश 6 हफ्ते के भीतर। तो जो समय है ना, तो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि 6 माह है कि 6 हफ्ते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या लिखें। ठीक है, तो सही जवाब है कि संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर दोनों के सदनों के द्वारा पारित हो जाना आवश्यक है, अन्यथा वह अध्यादेश अधिनियम नहीं बन पाता और स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि 6 माह कब आता है और 6 हफ्ते कब आता है। तो 6 हफ्ते तो आपको समझ में आ गया कि संसद के सत्र होने शुरू होने के बाद 6 हफ्ते तक वो अध्यादेश लागू रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा अगर संसद ने उसको पारित नहीं किया। 6 माह कब आता है, जब सवाल यह आता है कि अधिकतम कोई अध्यादेश कितने समय तक रह सकता है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। अगर यह सवाल पूछे अधिकतम अवधि, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो फिर हम 6 माह लिखेंगे। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी दो सदन, जैसे एक सत्र संसद का एक सत्र, फिर दूसरा सत्र जो है उसमें हमने पढ़ा है कि दो सत्रों के बीच में जो है अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। इससे हालांकि इससे पहले हो जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दोनों के बीच में कितना गैप रख सकते हैं? 6 महीने रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अध्यादेश भी कितना चलेगा? 6 माह। फिर आप कहेंगे सर 6 माह चलने के बाद सत्र शुरू होगा, उसके बाद 6 हफ्ते भी तो चल सकते हैं। तो एक्चुअल में मैं अगर बताऊं तो 6 माह प्लस 6 हफ्ते होते हैं।
सही राइट आंसर तो ये होता है 6 माह प्लस 6 हफ्ते। पर एग्जाम में अगर आपको मिलता है कि अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, एग्जाम में यही आंसर मिलता है 6 माह। पर एग्जैक्ट होता है कि 6 माह प्लस 6 हफ्ते तक संसद चालू होने के बाद भी चल सकता है। तो ये इसका सही आंसर है। तो अधिकतम पूछे तब आप 6 माह लिख सकते हो, लेकिन सामान्य पूछे तो सत्र प्रारंभ होने पर ऐसा लिखा हुआ आता है, तो सत्र प्रारंभ होने पर 6 हफ्ता ही है, यहाँ 6 महीना नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं। यदि संसद के दोनों सदन, अब देखो अध्यादेश जारी कर दिया, वापस कैसे हट सकता है? एक तो ये कंडीशन है कि दोनों सदन अध्यादेश को वापस निरनुमोदन कर दे, भाई हम इसको पास नहीं करें, तो ये समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति खुद कभी भी वापस अध्यादेश को वापस ले सकता है। और तीसरा पॉइंट इसमें ये और ध्यान रखना, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जैसे कानून दूसरे कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, मतलब कोर्ट जांच सकता है कि ये कानून सही है कि नहीं है, संविधान के अनुसार है कि नहीं है। दूसरे कानूनों को जो संसद से पास होता है उसको जांच सकता है, तो अध्यादेश को भी जांच सकता है। तो इस पे भी, क्योंकि ये सवाल पूछा गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, अध्यादेश की भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। आज के इस वीडियो में हमने कार्यकारी शक्तियां भी पढ़ लिया, विधायी शक्तियां भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी शक्तियां है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया। विधायी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।